मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी ये कहा था, जयचंद जो है वो तो जीरो है, उसका इतिहास में नाम भी जीरो होता है, प्रैक्टिकल भी वो जीरो ही होता है। वो जब साथ होता है तो वजन होता है, जब जयचंद बनता है तो जीरो होता है। आपने ये कहा था कि आप तो विधानसभा के चुनाव हार गए, कि महात्मा गांधी का सपना पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी और हिसार की जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वो तो निल है, जीरो है। उनकी क्या भूमिका होगी उसमें? कहीं जयचंदों की भूमिका नहीं, उसमें जयचंदों की भूमिका का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। दुश्मन है, उसको बढ़ता हुआ नहीं कहेंगे हम। वो आना चाहे तो उसका स्वागत किन्हीं परिस्थितियों में हो सकता है। थोड़ा ईमानदारी से ये बताएं कि आपके खिलाफ आपकी क्लास का, आपकी पार्टी का बंदा खड़ा हुआ तो वो जयचंद हो गया। विधानसभा चुनाव में जो आपके सामने खड़ा था, जिसने आपके चुनाव को प्रभावित किया, और वो दूसरे दल से था, उसने भी अपने दल से तो वही किया ना जो आपके दल से आप जिन्हें जयचंद कह रहे हैं उन्होंने किया। उसको गलबैया क्यों? अच्छा चलो, आप ये बताइए कि आप हमारी तरफ हैं कि आप दुश्मन की तरफ? नहीं, अब वो भी कोई बहुत बढ़िया बात तो नहीं है, और वो युद्ध के समय आता है तो वो कोई बहुत अच्छी श्रेणी में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी में टिकट की चाहत रखने वाले महत्वाकांक्षी नेताओं को टिकट न मिलने पर चुनावी जंग में निर्दलीय उतरने वालों पर भारतीय जनता पार्टी के हिसार से 10 साल विधायक और निकाय मंत्री रहे डॉक्टर कमल गुप्ता के नजरिए से आप पहले ही वाकिफ हो चुके हैं। ऐसे नेताओं को जयचंद की संज्ञा देने वाले डॉक्टर कमल गुप्ता का नजरिया दूसरे दलों से भाजपा में शामिल होने वालों पर भी जानना आपके लिए जरूरी है। खास तौर पर चुनावी मौसम में दल बदलने वालों को तो भाजपा के इन कद्दावर नेता के विचारों का जानना और भी जरूरी हो जाता है। तो देखिए डॉक्टर कमल गुप्ता का ये खास साक्षात्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। निकाय के चुनाव को लेके हमारी जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें आपने जिस कॉन्फिडेंस से जो बातें रखी थी वो रिजल्ट वाले दिन देखने को मिले, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सोटी जी, पहले तो आपका मैं अभिनंदन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, और आपको निकाय चुनाव में जो रिजल्ट्स आए, मैं आपको भी, क्योंकि आप यहाँ के नागरिक भी हैं, तो नागरिक होने के नाते आपको बधाई देता हूँ। और जो आपने ये कहा कि पहली मुलाकात में आपने मेरे कॉन्फिडेंस की बात की, प्रश्न मेरे कॉन्फिडेंस का नहीं था, प्रश्न जो जनता का रुझान था वो मैंने आपके सामने व्यक्त किया था, और भगवान की कृपा से वो जो कॉन्फिडेंस जनता का था जिसको मैंने व्यक्त किया वो सही निकला, या मैं यूं कहूं कि मेरी उम्मीदों से भी बेटर निकला। तो मैं जनता का भी बहुत आभारी हूं कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को अपना प्यार, अपना लाड, अपना आशीर्वचन इस अपेक्षा के साथ दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल गवर्नमेंट है आने वाले समय में वो भी अपना वायदा निभाएगी, और मैं उसकी तरफ से आपको आश्वस्त भी करता हूं कि हम और बेटर बनकर उभरेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं आप कि निकाय के चुनाव में हम जो पिछला साक्षात्कार था उसमें उसी से शुरू करते हैं। निकाय के चुनाव में खास तौर पे मेयर के लिए ये जो अप्रत्याशित जीत हुई है और आपके जो सामने कैंडिडेट थे, तो इसमें इतने अंतराल को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी ये कहा था, आपने ये कहा था कि आप तो विधानसभा के चुनाव हार गए, आप लोकसभा के चुनाव हार गए, तो आप किस आधार पर कहते हैं कि ये चुनाव हम जीतेंगे? तो मैंने आपको कहा था कि लोकसभा में हिसार विधानसभा 53,000 वोटों से जीती थी, उसके बाद 37,000 से जीती,
विधानसभा में कुछ हुई बात, लेकिन जो हमने यहाँ पर काम करवाए, चाहे वो बात स्काडा के वाटर वर्क्स की हो, चाहे वो एसटीपी की हो, चाहे वो सड़कों की हो, चाहे वो तिरंगा लाइट की हो, चाहे वो फव्वारों की हो, चाहे वो देश के बड़े लाल किला, देश में राम मंदिर, सांसद भवन, भगवान कृष्ण का अर्जुन रथ, इंडिया गेट, भगवान कृष्ण का शंख जिसको 5 जन्ने कहते हैं, ऐसे हमने मॉन्यूमेंट्स तैयार करवाए। हमने टाउन पार्क की भी बात की, हमने शमशान घाट की भी बात की। ऐसे सब चीज़ों का जो नवीनीकरण किया, मैं समझता हूँ जनता ने लोकल जो हमने डेवलपमेंट किया था उसको, और आदरणीय और यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के कामों को, आदरणीय मनोहर लाल जी के कामों को, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो राम मंदिर की बात करें, हम धारा 370 की बात करें, इन अनेक सारे कामों को ध्यान में रखते हुए और इनको ये लगा कि भावी भविष्य भी हिसार का वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। और भारतीय जनता पार्टी का जो आपने कहा कि अप्रत्याशित जीत, मैंने कहा था आपको कि 50,000 से ऊपर, और ये जीत हमने कहा था कि 80,000 तक भी जा सकती है। तो 65,000 की जीत गई है, मैं समझता हूँ ये भी काफी अच्छी है। और इससे भी अधिक बात, जो हमारे पार्षद प्रत्याशी थे 20 में से 17, हम 17 पर जीते, यानी कि 85% पर हमने पूरे हरियाणा में सबसे अधिक परसेंटेज में पार्षद बनाए हैं। इससे एक और अच्छी बात है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह कहा था कि कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन का एक संघर्ष का संगठन है और स्वतंत्रता हमने प्राप्त कर ली, अब इस नाम को खत्म करना चाहिए। लेकिन उस समय के जो स्वार्थी लोग थे उन्होंने इस नाम का मिसयूज किया, इसको विरासत बनाकर उन्होंने 50 साल तक राज्य किया। और उन्होंने ये कहा था कि जो कांग्रेस को ख़त्म करना चाहिए, उस सपने को भारतीय जनता पार्टी ने, हिसार की जनता ने आज ये पूरा किया। अब 20 में से जो 17 सीट हम जीते, 2 सीटों पर तो इंडिपेंडेंट जीते हैं, 1 सीट पर कांग्रेस जीती है और वो भी 88 वोटों से जीती है। तो आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी का सपना पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी और हिसार की जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो 2 इंडिपेंडेंट हैं उनको भी आप अपने ही मानते हैं? चलिए, वो कम से कम कांग्रेस के तो नहीं है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अच्छा, तो ये बताएं कि जो आपने 80,000 की बात की थी और 65,000 पे जो है वो जीत हुई है मेयर की, तो उसमें जो 15,000 का गैप आया, उसमें कहीं जयचंदों की भूमिका नहीं, उसमें जयचंदों की भूमिका का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो तो निल है, 0 है, उनकी क्या भूमिका होनी। अच्छा, हाँ, जयचंद जो है वो तो 0 है, उसका इतिहास में नाम भी 0 होता है, प्रैक्टिकल भी वो 0 ही होता है। वो जब साथ होता है तो वजन होता है, जब जयचंद बनता है तो 0 होता है। लेकिन जो 15,000 कम आए, मैं समझता हूं कि जो हमारी वोट परसेंटेज थी वो 52% रह गई, जबकि हम अपेक्षा करते थे कि 65% हो जाएगी। बिल्कुल, अगर 65% की या 70% की होती अगर हमारी वो जो पोल परसेंटेज है, तो शायद ये 80,000 का आंकड़ा 90 या 1 लाख तक चला जाए। अच्छा, जो आप जिन्हें जयचंद की संज्ञा देते हैं, वो अगर हमने संज्ञा नहीं दी, इतिहास देता है कि जो धोखेबाज होता है, पृथ्वीराज चौहान के काल से, नहीं, उन्होंने, जब पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ, आपने सही तो कहा, जो राजा था जयचंद भी पृथ्वीराज चौहान जी का सहायक था, उस सहायक ने पीठ में छुरा घोंपा। और तब से 1000 साल पहले से आज ये जयचंद जो है ना, वो आज तक मशहूर है। तो आज के में भी बहुत सारे लोग जयचंद कोई महत्वाकांक्षी है और वो काफी समय से किसी राजनीतिक दल में रह के
और ये संघर्ष करता है कि मैं भी आगे आके लीडरशिप को उपलब्ध हूँ, और वो चुनाव लड़ता है, तो उसे जयचंद कहना तो बेमानी है ना। नहीं 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 पीठ में छुरा नहीं घोपा नहीं उन्होंने, नहीं नहीं वो सामने चुनाव में खड़े हुए देखिए थे। ऐसा है, एक राजा है, वो लड़ाई करता है, और राजा का जो कप्तान है वो युद्ध के मैदान में अगर छोड़कर दुश्मन के साथ मिलता है या उस राजा के खिलाफ लड़ता है, उसको जयचंद कहते हैं। युद्ध के मैदान में तो छोड़कर गए ना, अगर वो 4 साल पहले छोड़ जाते। चलो, राजा के जीतने के बाद वो सिपह सलार हाँ। जो आपके सामने खड़ा था, देखिए विश्वास, और वो आपकी सेना में शामिल होना चाहिए। हाँ, उसको उसके पर विश्वास नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि वो बरता हुआ है, दुश्मन है, उसको बरता हुआ नहीं कहेंगे हम। वो आना चाहे तो उसका स्वागत किन्हीं परिस्थितियों में हो सकता है, लेकिन जो धोखा देकर जाए और वो दोबारा आए, तो किसी बहुत ही विशेष परिस्थितियों में अगर राजा कन्विंस हो जाए कि अब ये ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा, तो विचार किया जा सकता है, वरना वो तो धोखेबाज है ना जी, उसके तो डीएनए में धोखेबाजी है। ठीक है, ठीक है। इसलिए उसके ऊपर विश्वास करना और उसको पुनः लेना भी मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। अच्छा, तो थोड़ा ईमानदारी से ये बताएं कि आपके खिलाफ आपकी क्लास का, आपकी पार्टी का बंदा खड़ा हुआ, तो वो जयचंद हो गया। विधानसभा चुनाव में जो आपके सामने खड़ा था, जिसने आपके चुनाव को प्रभावित किया, और वो दूसरे दल से था, उसने भी अपने दल से तो वही किया ना जो आपके दल से आप जिन्हें जयचंद कह रहे हैं उन्होंने किया, उसको गलबैया क्यों? अच्छा चलो, आप ये बताइए कि आप हमारी तरफ हैं कि आप दुश्मन की तरफ? नहीं नहीं, देखिए ये नहीं, एक आदमी जो धोखा देकर दुश्मन से मिला, दुश्मन उसको जयचंद नहीं बोलेगा, वो मन में तो समझेगा। आप नहीं समझे, मन में तो समझ सकता है, लेकिन वो उसके लिए तो जयचंद। अच्छा, अपने दल को धोखा देके आपके पास आया, हाँ, तो उसे आप किस दृष्टि से वो भी देखते कोई हैं? बहुत बढ़िया बात तो नहीं है, उसे भी आप बहुत अच्छी बात तो नहीं समझता मैं। उसे भी अपना दल छोड़ के दूसरे दल में अवसरवादिता में नहीं आना चाहिए। ऐसा है, उसके बारे में दुश्मन सोचेगा ना। सब बातों का सोचने का ठेका हमने थोड़ी ले रखा है। डॉक्टर साहब, आपकी बेबाकी और ईमानदारी के लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपने ये बताया, अब जितने भी बीजेपी में, हम हरियाणा की बात करते हैं, जितने भी बीजेपी में कांग्रेस को छोड़ के आए, उनके बारे में आपने अपनी जो धारणा, आपके निजी जो विचार हैं, जो बताए, वो निश्चित तौर पे सुनने वालों को अच्छा लगेगा। देखिए, मैं पुनः कहता हूँ, कहीं आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, इस तरह से कोई भी छोड़कर एक दूसरी तरफ आता है और वो युद्ध के समय आता है, तो वो कोई बहुत अच्छी श्रेणी में नहीं आता। हाँ, युद्ध समाप्त हो गया और आपको लगता है कि जिस दल में मैं हूं ये दल ठीक नहीं है, और आप छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं, या दूसरे दल का विचारधारा के आधार पर अगर हमारे पास आता है, तो वो व्यक्ति तो, उसको तो मैं श्रेष्ठ मानूंगा। चुनावी मौसम में दल बदलने वालों को आप दल बदलू के अलावा और कुछ नहीं मानते? नहीं, वो बहुत अच्छे तो नहीं होते। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि राजनीति जो आज की जो चल रही है, इस तरह से चुनावी मौसम में इधर उधर हो जाना, फिर ये देखना कि ग्राफ किसका बढ़ा हुआ है, फिर उधर दौड़ना, उसे छोड़ देना, इस राजनीति को आप जनता के लिए क्या समझते हैं? नहीं, अच्छा, ये आया राम गया राम की राजनीति अच्छी नहीं होती। आपने 2 साल में निकाय विभाग को जितना समझा जाना, तो अब आपके एक तो चुनौती और बढ़ गई, क्योंकि आपके पार्षद ही 19 तो मान ही रहे आप, 2 इंडिपेंडेंट भी आपके साथ में, और ऐसा है नहीं कि आपके मुंह में घी शक्कर, हमारे आए तो 17 है, आप 19 कह रहे हो, तो वो हम आपकी बात नहीं, को वो भी आपके बीजेपी के ही थे, और वो दूसरे जो है वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए जब उनको टिकट नहीं मिली, तो ऐसा ही तो है ना। तो उनको अपनाने में क्या फर्क पड़ता है? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, वो तो विधानसभा के लिए लागू होती है ना ये चीज, तो कि उसमें आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया तो जयचंद है, अब मेरे मुंह में घी शक्कर है, अब आ गए तो, है ना। तो मेरा कहना यह है कि आपने 2 साल जो निकाय विभाग देखा है, तो आप सारी चीजें समझते हैं।
आपने टेबल के ऊपर जो है हिसार का नक्शा जो है वो लगाया हुआ है, आप इसका एकांत में भी मनन करते हैं, आपको गली गली का और हर चौराहे के सब पता है, तो आप पार्षदों की किस तरह से क्लास लेंगे और किस तरह से उनको आगे उनके वार्ड के लिए आपने सोचा है कुछ? हाँ, देखिए ऐसा है, हम पहले भी ये करते थे। हम पार्षदों को ये कहते थे कि आप अपनी गलियों की लिस्ट बनाइए, आप अपने मोहल्ले में लाइट का सिस्टम देखिए, आप अपने मोहल्ले में ड्रेनेज का सिस्टम देखिए, तो जो भी आपको कहीं कमी लगे तो हमें बताइए, तो उसको हम दूर करने का प्रयास करते थे। हमें तो जो ग्रांट भी मिलती थी, मुझे मंत्री के कोटे से ग्रांट मिलती थी, तो वो भी मैं तो पार्षदों के थ्रू जहाँ ज़रूरत होती थी, तो क्योंकि थोड़ी जगह को देखते हैं, उनको किसी भी चीज़ का हमसे ज़्यादा गहराई से पता होता है, और उनसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आदमी, विश्वास युक्त आदमी हमारे पास कोई और होता भी नहीं है। तो उनके कहने को बड़ा मानकर, उस पर विश्वास करके हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करते थे, करेंगे। अच्छा, पार्षद और मेयर दोनों पदों के लिए जितने भी उम्मीदवार थे, उन्होंने सभी ने पब्लिक को अपने अपने तरीके से विकास के लिए बातें की, और उनमें जो जीते वो पूरी करेंगे, और जो हारे हैं उन्होंने जो पब्लिक से जो भी वादे किए थे या जो उनको कैसे देखते उनका हैं? भी स्वागत है। आफ्टर ऑल कोई आदमी 3000 वोट आए और जो हारने वाले के 2000 आए, तो व्यक्ति तो वो भी जनप्रतिनिधि है, तो उसका भी मान सम्मान किया जाएगा। उसकी भी, वो भी, क्योंकि 2000 लोगों का तो वो भी मालिक है ना। वो भी अगर कोई कमी को अगर हमारे पास लाएगा तो उसका भी स्वागत करेंगे, उसका भी मान करेंगे। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद।